नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 10 मई 2024 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो है ये। एक चीज़ मैं बता दूं, पीटी के एग्जामिनेशन में न्यूज़पेपर डिस्कशन से काफ़ी सारे सवाल पूछे जाते हैं। 69 बीपीएससी के पेपर के बाद मैंने दिखा दिया था कि भाई किस प्रकार से सवाल पूछे गए हैं न्यूज़पेपर डिस्कशन से। करंट का सोर्स ही यही होता है। सारे न्यूज़पेपर जो होते हैं मैं दो को कवर करता हूँ, द हिंदू को और इंडियन एक्सप्रेस को मैं कवर कर पाता हूँ। तो आप ढंग से अगर इसको कवर करते हैं, जो मैं रोज़ करवाता हूँ, इसका पीडीएफ पढ़ लेते। पीडीएफ के लिए आपको पेड चैनल ज्वाइन करना पड़ता है, मामूली सा फी है। अब अगर आप ज्वाइन करेंगे, यूट्यूब से भी आप एस्पिरेंट को ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें भी आपको पीडीएफ मिल जाता है। अगर आप उसको डेली रिवाइज करते हैं, अच्छे से कवर करते हैं, तो यकीन मानिए आपका काफ़ी बड़ा हिस्सा पीटी के रिगार्डिंग तैयार हो जाता है, बशर्ते कि आप उसका रिवीजन भी करें। रिवीजन ही ज़रूरी होता है सबसे ज़्यादा। एक बार किसी चीज़ को पढ़ा है, दो बार तीन बार पढ़िए, जिससे एग्जामिनेशन में आप गलती ना करें। आपके एग्ज़ाम में निगेटिव मार्किंग भी होगा, 75% आरक्षण भी होगा 70 बीपीएससी में, जो अगले महीने नोटिफिकेशन आ जाएगा जून में। तो अगर देर नहीं हुआ तो जून में नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आसान नहीं होने वाला है, इसीलिए एक्यूरेसी बढ़ाना पड़ेगा। एक्यूरेसी कैसे बढ़ता है? एक्यूरेसी का तात्पर्य होता है अगर 10 सवाल किया है तो उसमें से 9 या 8 सही होने चाहिए, जिससे एक दो अगर निगेटिव लग भी जाता है तो उसमें आप 7 नंबर या 6 नंबर के आसपास बना लें कम से कम। इससे एक्यूरेसी क्या होता है, एक्यूरेसी कैसे बढ़ता है भाई? तो रिवीजन करने से बढ़ता है। जितना ज़्यादा कम कन्फ्यूजन होगा आपको, उतना कम आपका निगेटिव लगेगा, और निगेटिव का कारण ही सत्यानाश होता है एग्ज़ाम में। क्वेश्चन तो आप बहुत सारे बना कर आते हैं, निगेटिव लगने के कारण सही होते हुए भी आपका सारा गलत हो जाता है। तो ये कैसे सही होगा? तो रिवीजन से सही होगा। टेस्ट अगर आप लगा रहे हैं जून से, वैसे मैं करवाऊंगा टेस्ट, मैं खुद का भी टेस्ट सीरीज़ लाऊंगा। तो अगर आप टेस्ट लगाएंगे जून से, तो टेस्ट एक ही लगाना है आपको, बाकी समय आपको पढ़ना ही है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। देखिए हेडलाइन क्या है। हेडलाइन से पहले एक चीज़ मैं 71 बीपीएससी के लिए थोड़ा सा बता दूं, उसके पश्चात हम लोग फिर से आ जाएंगे न्यूज़पेपर डिस्कशन पर। क्या है तो 71 बीपीएससी के लिए आंसर राइटिंग ग्रुप शुरू कर रहा हूँ 20 मई से। कब से? 20 मई से शुरू कर रहा हूँ, और अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़िएगा। इसमें एनसीईआरटी, GS1 GS2 निबंध का हम लोग कंप्लीट इसमें आंसर राइटिंग करेंगे। 3 महीने, 6 महीने और वार्षिक प्रोग्राम होगा ही, इसमें मंथली नहीं होगा। अगर आप 71 बीपीएससी की सोच भी रहे हैं तो अभी से जुड़ना सही रहेगा, ताकि आपका एक रूटीन बन जाए डेली पढ़कर लिखने की। अभी से अगर आप 1 साल लिख लेंगे तो भी आपका 71 बीपीएससी में बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन उसके लिए चाहिए होता है ईमानदारी पूर्वक आप एफर्ट लगाएं। एफर्ट कैसे होता है? जो आपके ऊपर प्रेशर पड़ेगा। रोज़ जब आप क्वेश्चन लिखेंगे, आंसर राइटिंग करेंगे, तो अपने आप आपका एक रूटीन बन जाएगा 71 बीपीएससी को लेकर। तो जो लोग लॉन्ग टर्म में 71 बीपीएससी के लिए सोच रहे हैं, मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। व्हाट्सएप नंबर भी डाल दिया है मैंने, आपको ऐड कर दूंगा मैं ग्रुप में। 20 मई से शुरू होगा आंसर राइटिंग। ओके, तो चलिए फिर चलते हैं, न्यूज़पेपर डिस्कशन को शुरू करते हैं। हेडलाइन देखिए क्या है कि हरियाणा में बीजेपी गवर्नमेंट जो है वो खतरे में है। हरियाणा में, और क्यों है? क्योंकि वहाँ जो उसकी संबंधित पार्टियाँ थी, जो सहायक पार्टियाँ थी, उन्होंने अपना समर्थन वापस ले लिया है। उसके पश्चात से ये फ्लोर टेस्ट की मांग कर रहे हैं कि वहाँ पर क्या हो, तो अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है और अपना विश्वास गवर्नमेंट को साबित करना चाहिए। क्योंकि इनका मानना है, जो अलग अलग पार्टी, जेजेपी है, INLD है, इनका मानना है कि बीजेपी गवर्नमेंट वहाँ पर मेजॉरिटी को खो चुकी है। तो देखिए इसमें जो भी होता है पता तो चल ही जाएगा। पॉलिटिकल न्यूज़ है सारे। द हिंदू में मुख्य पेज पर आज नीचे एक न्यूज़ था जिसमें आरावली रेंज के बारे में चर्चा किया गया है। आरावली रेंज के बारे में अभी आपको पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा कि किस प्रकार से महत्वपूर्ण है वो हमारे लिए। और क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट स्टॉप ग्रांटिंग ऑफ फ्रेश माइनिंग लाइसेंस या लीज। जो आरावली रेंज में माइनिंग की जाती है, तो जो नए लीज होंगे वो देने से अब मना कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। बोला है कि अब नया लीज़ कोई भी गवर्नमेंट जारी नहीं कर सकती है, और ना ही तो रिन्यूअल कर सकती है। किसी पुराने जो लीज है उसको रिन्यूअल कर सकती है। क्यों ऐसा किया गया है? क्योंकि आरावली रेंज को माइनिंग के कारण से बहुत ही भारी नुकसान पहुंचा है। आरावली रेंज पर्यावरण के दृष्टिकोण से और भारत के मैदानों को मरुस्थलीकरण से रोकने के दृष्टिकोण से, मरुस्थलीकरण, डेजर्टिफिकेशन, उससे रोकने के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है आरावली रेंज। इसको समझेंगे, ये दुनिया का सबसे पुराने वलित पर्वत को उदाहरण हो सकता है, और अभी तो इसकी हाइट जो है बहुत कम हो गई है। कहाँ से कहाँ तक विस्तार है, इन सभी चीज़ों को समझेंगे। देखिए यहाँ पर न्यूज़ क्या बोला गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो पहले से चले आ रहे माइनिंग वगैरह हैं, जिसमें लीगल माइनिंग पहले से चला आ रहा है, उस पर हम नहीं रोक लगा रहे हैं।
हम बस नए लीज को जारी करना और माइनिंग का जो पहले लीज दिया गया उसको रिन्यूअल करने से जुड़े हुए चीज़ों पर हम रोक लगा रहे हैं कि उसको फिर से जारी नहीं किया जाएगा। आरावली रेंज काफ़ी महत्वपूर्ण है, उसको समझेंगे समझते हम लोग, उसके पश्चात आगे बढ़ेंगे। और भी कई सारे न्यूज़ हैं आज जहां से सीधा आपके पीटी में पूछा जा सकता है। तो देखिए आरावली रेंज क्या है, इसका अगर विस्तार देखेंगे ध्यानपूर्वक तो गुजरात के उत्तरी भाग से लेकर दिल्ली तक ये फैला हुआ है आरावली रेंज। मुख्य रूप से सबसे बड़ा हिस्सा कहाँ पर है, तो राजस्थान राज्य में इसका सबसे बड़ा हिस्सा है। माउंट आबू जो इसकी चोटी है वो राजस्थान में ही है, सर्वोच्च चोटी है इसके माउंट आबू, जो जैन धार्मिक स्थल भी है, जैन धार्मिक स्थल है। उसके पश्चात दिल्ली में आपको मजनू का टीला एक जगह है, मजनू का टीला, तिब्बत के लोग यहाँ पर काफ़ी सारे रहते हैं, तिब्बतियन मार्केट वगैरह है, तो वहाँ तक इसका विस्तार पाया जाता है। कहाँ से, गुजरात से लेकर दिल्ली तक में पाया जाता है। अब अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो एक चीज़ मैं दिखाता हूँ आपको। मानसून पढ़ा है आपने, मानसून के जो बादल होते हैं वो आरावली रेंज को पार करके इस तरफ नहीं जा पाते हैं, इसलिए ये जो पूरा इलाका है ये मरुस्थल है। क्या है ये, मरुस्थल है, मरुस्थल है। इसका दो काम है, इधर के मानसून को उधर जाने से रोकना और इधर के मरुस्थलीकरण को आगे बढ़कर भारत के मैदान में फैलने से रोकने का भी काम आरावली रेंज करती है। यानी कि रेन को उधर पहुंचने से रोकती है तो उधर के सूखापन को भी इधर आने से रोकती है। इकोलॉजिकल दृष्टिकोण से, पर्यावरण के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है आरावली रेंज को। और इसमें माउंट आबू के क्षेत्र में तीर्थ स्थल भी हैं, धार्मिक जगह भी हैं, पर्यटन स्थल भी है। 1000 मीटर से ज़्यादा की ऊंचाई है माउंट आबू के रेंज में। ओके, विस्तार कितने राज्यों में है ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया। किस में है, तो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के क्षेत्रों में इसका विस्तार है। इस रेंज का विस्तार गुजरात के हिम्मतनगर से शुरू होकर हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली, लगभग 720 किलोमीटर का इसका रेंज है आरावली रेंज। और बनावट क्या है इसका, तो आरावली रेंज लाखों साल पुरानी है, जिसका निर्माण भारतीय उपमहाद्वीप प्लेट के यूरेशियन प्लेट के मुख्य भूमि से टकराने के कारण से हुआ था और सबसे पुराने वलित पर्वतों का उदाहरण में से एक माना जाता है इसको। कार्बन डेटिंग से पता चलता है इस रेंज के तांबे और अन्य धातुओं की खानें कम से कम 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व की हैं। और इस रेंज में तांबे और इन सब चीज़ों का खनन काफ़ी पहले से होता आया है और अभी भी वो होता है, तो लेकिन अब नए लाइसेंस जारी करने पर रोक लगाया गया। विशेषताएं क्या है, आरावली रेंज विश्व के सबसे पुराने वलित पर्वतों में से एक है, जो अब एक अवशिष्ट पर्वत के रूप में है। इसकी ऊंचाई 300 मीटर से 900 मीटर के बीच में है, 300 to 900 मीटर के बीच में है इसकी ऊंचाई। आरावली रेंज की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर है, जो 1722 मीटर ऊंचा है। एवरेज इसकी हाइट कितनी है, 300 से 900 मीटर है, लेकिन माउंट आबू जो गुरु शिखर है वो 1722 मीटर ऊंची है। इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा, ये छोटे छोटे फैक्ट हैं जो आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने में काफ़ी मदद कर सकते हैं। यह मुख्य रूप से वलित पर्वत है, जिसका निर्माण 2 प्लेटों का अभिसरण के कारण हुआ है। विस्तार क्या है, आरावली रेंज की 2 मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। सांभर सिरोही रेंज पहला रेंज है, दूसरा है सांभर खेतरी रेंज। यहाँ आरावली रेंज का विस्तार लगभग 560 किलोमीटर का है। दिल्ली से लेकर हरिद्वार तक फैले आरावली का अदृश्य भाग है, ये दिखता नहीं है, ज़मीन के ऊपर नहीं दिखता है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि अदृश्य भाग कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, दिल्ली से लेकर हरिद्वार तक फैला हुआ है। गंगा और सिंधु नदी के जल के बीच में विभाजन बनाती है, यानी कि ये जल विभाजक का भी काम करती है। गंगा नदी और सिंधु नदी के जल विभाजक का भी काम करती है, इसको भी ध्यान रखिएगा। ये पूछ लेगा स्टेटमेंट में तो फिर आप वहाँ पर घबरा जाएंगे कि ये कैसे हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, अदृश्य भाग है जो दिल्ली से हरिद्वार तक में, यानी कि जो हिमालयन श्रेणी है शिवालिक शुरू होने से नीचे तक में इसका अदृश्य भाग में विस्तार है। इसका महत्व क्या है, मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए इसका काफ़ी महत्व है, जो मैंने पहले ही आपको समझाया। इसका महत्व क्या है, तो मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए इसका काफ़ी बड़ा महत्व है। आरावली पूर्व के उपजाऊ मैदान और पश्चिम के रेतीले मरुस्थल के बीच एक अवरोध के रूप में है, और ये अवरोध क्या करता है, इस मरुस्थल को फैलने से रोकता है, और इधर से क्या करता है, तो मानसूनी बादल को भी जाने से रोकता है, जिसके कारण इसके इस तरफ में पश्चिम भाग में, आरावली के पश्चिम भाग में वर्षा 9 के बराबर में होती है। ऐतिहासिक रूप से कहा जाता है कि आरावली रेंज ने थार मरुस्थल को गंगा के मैदान की ओर फैलने से रोक रखा है। जैव विविधता समृद्ध है ये। इस रेंज में 300 स्थानीय पौधों की प्रजाति, 120 पक्षियों की प्रजाति, सियार, नेवले जैसे कई विशेष जानवरों का आवास भी है। पर्यावरण पर प्रभाव, आरावली रेंज का उत्तर पश्चिम भारत और इसके आसपास के क्षेत्रों को जलवायु और विशेष प्रभाव पड़ता है। यह रेंज मानसून के दौरान बादलों को शिमला और नैनीताल की ओर मोड़ने में सहायता भी करता है। किसकी तरफ में, तो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जो है उसकी तरफ में बादलों को मोड़ने में भी काफ़ी सहायता करता है, जिससे उप हिमालय नदियों को जल प्राप्त होता है। इन जल से उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र को पानी की प्राप्ति होती है, यानी कि एक आरावली को नुकसान पहुंचाने से यूपी, बिहार, हिमाचल, उत्तराखंड इन सभी को नुकसान पहुंचेगा।
यह रेंज सर्दी के महीनों में उपजाऊ जलोढ़ नदी घाटियों के मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं से भी बचाती है। भूजल का पुनर्भरण। अरावली रेंज अपने आसपास के क्षेत्रों के लिए भूजल पुनर्भरण के रूप में भी कार्य करती है। वर्षा जल को सोखकर भूजल स्तर को पुनर्जीवित रखती है। प्रदूषण पर नियंत्रण। यह रेंज राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की प्रदूषित हवा के लिए फेफड़े का काम भी करती है। हरियाणा भारत के कुल वनावरण का लगभग 3.59% है, जो भारत में इसमें भारत के अन्य राज्यों की तुलना में सबसे कम है। हरियाणा के इन वनों में आवरण में अरावली रेंज का प्रमुख योगदान माना जाता था। हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली के इकोसिस्टम को बैलेंस करने में इसका काफ़ी अहम योगदान माना जाता है। ओके, संकट क्या है इसके समक्ष में? अरावली रेंज पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र है, लेकिन इसे वर्षों से उत्खनन और पर्यावरण क्षरण का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। इसी के कारण से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस चीज़ पर रोक लगा दिया है कि नए जो लाइसेंस है वो जारी नहीं किए जाएंगे। इसकी हाइट कम कर दी है, इतना ज़्यादा खनन और इसमें तोड़फोड़ मचाया इन लोगों ने, जिसके कारण से आसपास का जो पर्यावरण है वो काफ़ी बड़े हद तक प्रभावित हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी की वर्ष 2018 की रिपोर्ट से पता चलता है कि 1967-68 के बाद से राजस्थान अवैध खनन के कारण अरावली रेंज का 25% हिस्सा जो है वो नष्ट हो गया है। अरावली रेंज का 25% हिस्सा, 1/4 हिस्सा ही खा गए इसका। उत्खनन के परिणाम स्वरूप जलस्तर में ह्रास और वनों का विनाश हुआ है। अरावली रेंज के बनास, लूनी, साहबी और सखी जैसी कई नदियाँ अब लुप्त हो चुकी हैं। ये जो अलग अलग नदियाँ आपको दिख रही हैं, ये नदियाँ लुप्त हो चुकी हैं। ये नदियाँ लुप्त हो चुकी हैं, या तो इनको नाला बना दिया गया है। क्यों? क्योंकि हमने इसके स्रोत को जहाँ से निकल कर आती थी उसको ख़राब कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 2002 के आदेश के अनुसार जब तक स्पष्ट रूप से केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा अनुमति नहीं दी जाती है, अरावली क्षेत्र में उत्खनन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। हालांकि इस क्षेत्र में अवैध उत्खनन अब भी जारी है और अभी भी है ही। उठाए गए कदम हम लोग पढ़ रहे हैं, कौन कौन से कदम उठाए गए हैं। पोरबंदर से पानीपत तक, पानीपत दिल्ली के ठीक उत्तर में स्थित है। पोरबंदर कहाँ? गुजरात में। वहाँ से पानीपत तक में ग्रीन वॉल बनाया जा रहा है। ग्रीन वॉल क्या है? पेड़ पौधे इसमें खूब सारे लगा दिए जाएंगे, जिससे क्या हो, इसके इस तरफ यहाँ पर मरुस्थल है काफ़ी बड़ा, चाहे वो राजस्थान में हो चाहे वो गुजरात में हो। तो यहाँ से जब हवाएं चलती हैं, धूल वाली हवाएं चलती हैं, तो पूरे दिल्ली और मैदानी भाग को प्रदूषित कर देती हैं। तो ये ग्रीन वॉल अगर हमने बना दिया तो क्या करेगा? ये पर्यावरण को बैलेंस करने में, हवाओं को प्रदूषित करने में, मैदानी भाग जो दिल्ली सहित अन्य जो राजधानी के आस पड़ोस के इलाके हैं उनको दूषित हवाओं से बचाने में काफ़ी अहम योगदान निभा सकता है। पोरबंदर से कहाँ तक? पानीपत तक हमने क्या बना रहे हैं? तो ग्रीन वॉल की योजना बनाई जा रही है, जिसका उद्देश्य अरावली रेंज के साथ साथ बढ़ते भूमि क्षरण और थार रेगिस्तान के पूर्वी विस्तार को रोका जाए। रेगिस्तान के पूर्वी विस्तार को कैसे रोक सकते हैं? यहाँ पर पेड़ लगा दीजिए, पेड़ लगा दीजिए, पेड़ लगा दीजिए, पेड़ लगा दीजिए। इससे क्या होगा? रेगिस्तान आगे बढ़ने से धीरे धीरे रुक जाएगा। तो ग्रीन वॉल की संकल्पना कहाँ से कहाँ तक? पोरबंदर से लेकर पानीपत। ओके, पारिस्थितिक विदों के द्वारा अरावली के संरक्षण में शामिल एक नागरिक कार्रवाई समूह IM गुरुगांव का जो इलाका है वो पूरा अरावली रेंज पर ही स्थित है, कि स्वयंसेवक और इस क्षेत्र के निवासियों को अरावली के पारिस्थितिकी को बनाए रखने में मदद की गई है। इस क्षेत्र के पर्यावरण में आ रही गिरावट को रोकने के लिए समाज संचालित यह मॉडल अधिक प्रभावी हो रहा है। लोग जो हैं खुद से इनिशिएटिव ले रहे हैं अरावली को बचाने के लिए। ओके, अगले टॉपिक पर चलते हैं हम लोग। अगला न्यूज़ देखिए क्या है। कुछ आंकड़ों से संबंधित न्यूज़ है जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके पश्चात हम लोग अगले न्यूज़ पर चलेंगे, जीन थेरेपी को समझेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है। शेयर ऑफ डिजीज़ बर्डन इन इंडिया ड्यू टू अनहेल्दी डाइट। जो भोजन होता है वो अनहेल्दी है, उसके कारण से भारत में जो डिजीज़ है उसका परसेंटेज कितना है? तो 56.4% इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च रिलीज 17 डाइट गाइडलाइन टू प्रिवेंट डिजीज़ जो जारी किया गया किसके द्वारा? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा ICMR के द्वारा जारी किया गया है कि लगभग में 56.4% जो भारतीय हैं अनहेल्दी डाइट के कारण से बीमार होते हैं। अगला देखिए क्या है। शेयर ऑफ चिल्ड्रेन टू नॉट रिसीव मीजल्स वैक्सीन, ये भारत में है। 12% के करीब में बच्चे हैं भारत में जिनको अभी तक मीजल्स का टीका नहीं लगा है। उसके पश्चात से बताया गया 115 कंट्री हैं दुनिया भर में जिनको हमारा एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट सहित अलग अलग जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ा है। लेकिन भारत सरकार का ही डेटा है कि इस साल के इकोनॉमिक अगर ईयर को देखेंगे हम लोग 2023 से 2024 की इकोनॉमिक ईयर को, तो लगभग में 7.8% से ज़्यादा का एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जो है वो फॉल हो गया, गिर गया है, कम हो गया है, क्योंकि बहुत सारे चीज़ों के एक्सपोर्ट पर हमने बैन लगाए हैं। जब भी आप PT एग्जामिनेशन देने जाते हैं तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का डेटा पढ़ कर जाइएगा कि किस चीज़ को हम सब ज़्यादा एक्सपोर्ट करने पर खर्चा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, किस चीज़ को ज़्यादा इंपोर्ट करने पर हम खर्चा कर रहे हैं। UPSC ने 2020 एग्जामिनेशन में यही पूछ लिया था कि निम्न में से किस चीज़ को इंपोर्ट करने पर हम सबसे ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, तो ये 4 ऑप्शन में से एक सेलेक्ट करना था। इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डेटा जब आप सितंबर में एग्ज़ाम देने जाएंगे
या अगर आपका जून में यूपीएससी का एग्ज़ाम है तो उससे पहले ज़रूर पढ़ कर जाइएगा, कई बार सवाल पूछे जाने की संभावना वहाँ से होती है। अगले न्यूज़ पर चलते हैं। अगला न्यूज़ देखिए क्या है। अगला न्यूज़ है कि बैजयंती माला और चिरंजीवी को पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सबसे बड़ा दूसरा नागरिक सम्मान है ये। इससे बड़ा कौन सा होता है तो भारत रत्न होता है। तो चिरंजीवी और बैजयंती माला को कौन सा तो पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा, इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। इस तरह के छोटे छोटे फैक्ट पूछ लिए जाते हैं आपसे पीटी एग्जामिनेशन में। बाकी पद्म अवार्ड बहुत सारे लोगों को दिया गया। पद्म विभूषण ध्यान में रखिए, पद्म अवार्ड तो हर साल ही काफ़ी सारे लोगों को दिया जाता है, उतने नाम थोड़ी ना आप याद में रखेंगे। जो मुख्य नाम है, जैसे चिरंजीवी को दिया गया पद्म विभूषण, बहुत बड़े एक्टर हैं, मेगा स्टार हैं। बैजयंती माला कौन नहीं जानता होगा, है ना। तो उनको दिया गया, 90 साल के हैं ये, इनको पद्म विभूषण सम्मानित किया गया। ओके, अगला देखिए क्या है। अगला जो न्यूज़ है बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा न्यूज़ है। इसी को हम लोग डिटेल में समझेंगे। जीन थेरेपी को समझेंगे हम लोग, जीन थेरेपी को डिटेल में हम लोग समझेंगे। ओके, देखिए क्या है कि यूके की एक बच्ची थी, 1 साल की, 18 महीने की लगभग बच्ची थी, और इसको जन्म से ही सुनने की कैपेसिटी इसकी नहीं थी। तो बड़ा ही अद्भुत सा एक थेरेपी है जीन थेरेपी, जिसके पश्चात इसकी सुनने की जो शक्ति है वो वापस आ गई है। अब ये सुन सकती है। डॉक्टर्स ने दावा की है जो नॉर्मल सुनने की कैपेसिटी होती है उसी प्रकार की इसके सुनने की कैपेसिटी होगी। 18 मंथ की बच्ची है अभी ये। ओके, नाम क्या है इसका तो देखिए, 18 मंथ ओल्ड ब्रिटिश गर्ल ओपल वॉज बॉर्न विदाउट हियरिंग फैकल्टी। इसके सुनने की शक्ति थी ही नहीं, जन्म से ही नहीं थी। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो टर्मिनोलॉजी ध्यान रखिएगा, जन्म से ही नहीं था, बाय बर्थ ही नहीं था इसके सुनने की कैपेसिटी। तो उसके पश्चात डॉक्टर्स ने क्या किया तो जीन थेरेपी का सहारा लिया। जीन थेरेपी के पश्चात इसके सुनने की कैपेसिटी जो है वो नॉर्मल इंसान के जैसे, ऐसे जो उम्मीद की जा रही है कि इसकी सुनने की कैपेसिटी नॉर्मल इंसान के जैसे ही हो जाएगा और ये ठीक हो जाएगी। तो ये न्यूज़ नाम तो आपसे पीसीएस में पूछे, ये तो कम उम्मीद है। अब जो बीपीएससी का ट्रेंड है आपसे जीन थेरेपी से ज़रूर पूछ सकता है ना। या तो ये पूछ सकता है हाल ही में जीन थेरेपी के द्वारा कहाँ पर सुनने की कैपेसिटी को बहाल किया गया। तो ये अगर पूछता है तो अतिशयोक्ति होगी, इतना नहीं याद रखते हैं कोई भी। जीन थेरेपी को याद रखिए, क्या है, किस प्रकार से काम करता है, उदाहरण के तौर पर यूज कर सकते हैं, किस प्रकार की बीमारियों में इसका उपयोग हो सकता है, कौन से तकनीक का उपयोग किया जाता है, किस प्रकार से परफॉर्म किया जाता है। साइंस एंड टेक का ये हॉट टॉपिक हो गया आपका पीटी और मेंस दोनों के लिए। ओके, चलिए देखते हैं जीन थेरेपी क्या होता है। देखिए क्या है कि जीन थेरेपी एक मरीज़ के डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड में त्रुटि के स्रोत को ठीक करके आनुवंशिक रोगों का इलाज करने का एक तरीका है। क्या है तो डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, इसको तो पढ़ा होगा आपने, डीएनए और आरएनए होता है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड में त्रुटि, इसमें जो त्रुटि है कोई, इसमें जो त्रुटि है इसको हम क्या करते हैं, सही कर देते हैं। और उसके पश्चात जो इसमें हर एक कोड होता है, हर कोड जो है तो आपके इंसान में कई सारे लक्षणों का वाहक होता है आपके शरीर में। जैसे हेयर का कलर का भी इसी यही वाहक होता है, पुतली का कलर कैसा होगा, शरीर कैसा होगा, नस्ल कौन सी है, ये सब कुछ जीन में ही आता है। एक आपके माता पिता से आप में आएगा, आपसे आपके आने वाली पीढ़ी में। तो अगर इसमें कोई डिफ़ॉल्ट हो गया है जिसके कारण से सुनने की शक्ति समाप्त हो गई थी उस बच्चे की, तो इसी को इन्होंने सही कर दिया, ठीक है। उसके पश्चात उसके सुनने की शक्ति फिर से ठीक हो गई है। जीन थेरेपी एक मरीज़ के डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक में त्रुटि को स्रोत को ठीक करने में आनुवंशिक रोग इलाज करने का एक तरीका है, और इसी के पश्चात से उसकी सुनने की शक्ति को बहाल किया गया है। जीन थेरेपी तकनीक डॉक्टरों को दवाओं या सर्जरी का उपयोग करने के बजाय किसी व्यक्ति की आनुवंशिक कमी को पूरा करके विकार का इलाज करने की अनुमति देती है। एक हानि रहित वायरल या बैक्टीरियल वेक्टर का उपयोग करके रोगी की कोशिकाओं में सेल लेवल पर इसमें हम काम करते हैं, सुधारात्मक जीन को ले जाने के लिए किया जाता है, जहां जीन रोग के इलाज हेतु आवश्यक प्रोटीन का उत्पादन करने के लिए कोशिका को निर्देशित करता है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जो है ये दरअसल में क्या है तो एक प्रोटीन ही होता है। ओके, मांसपेशियों की कोशिकाएं सामान्य इसका लक्ष्य है, क्योंकि मांसपेशियों में इंजेक्ट की गई जीन थेरेपी अन्य मार्गों से शरीर में प्रवेश करने की तुलना में अधिक सुलभ होती है। लेकिन मांसपेशियों कोशिकाएं वांछित प्रोटीन का उतनी कुशलता से उत्पादन नहीं कर सकती है जितना कि जीन उसे करने का निर्देश देता है। बहुत से कार्य से बहुत अलग होता है जिसमें वह विशेषज्ञता को रखता है। दरअसल हम क्या करते हैं इसके द्वारा, समझिएगा, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, जो आपका डीएनए है उसमें किसी प्रोटीन की कमी के कारण कोई जो कोड है कहीं पर उसमें त्रुटि के कारण कई बार क्या होता है कि जैसे देखने की क्षमता, सुनने की क्षमता, ये सब प्रभावित हो जाती हैं। तो हमने क्या किया, हमने एक तरीका ईजाद की कि क्यों ना जीन को ही एडिट किया जाए
उसी में कुछ ऐड किया जाए, कुछ हटाया जाए, जिससे जेनेटिक जो बीमारी है उसको ख़त्म किया जा सके, उसको सही किया जा सके। ओके। जीन थेरेपी की प्रभावशीलता, इंजेक्शन के माध्यम से शरीर में AAT अल्फा A1 एट्रीट्रिप्सिन जीन थेरेपी के लिए देने के लिए के माध्यम के रूप में एडोनो एसोसिएटेड वायरस के हानि रहित संस्करण का प्रयोग करने की रणनीति विकसित की गई है, जिससे कई वर्ष तक प्रोटीन निरंतर स्रावित हो सकें। इसको इंजेक्शन के थ्रू में दिया जाता है, जिसके पश्चात से जो शरीर का वो भाग है वो रिपेयर हो सकता है। AAT एक ऐसी स्थिति है जिसमें यकृत कोशिकाएं पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन AAT बनाने में असमर्थ होती हैं। इसके परिणामस्वरूप फेफड़ों को ऊतक का विखंडन होता है, जो गंभीर श्वसन समस्याओं का कारण बन सकता है, जिसमें गंभीर फेफड़े के रोग जैसे कि क्रॉनिक ऑब्जर्वेटिव पुल्मोनरी डिजीज या वातस्फीति का विकास भी शामिल होता है। अगला क्या है, देखिए टर्मिनोलॉजी इसमें कई सारे डिफ़िकल्ट होंगे, तो उसको आप याद कर लीजिएगा अगर समझ में नहीं आए तो, और ज़्यादा समझने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आपसे एग्ज़ाम में इसका एप्लीकेशन पूछा जाएगा कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ पर हो सकता है। तो जहाँ पर भी जेनेटिक बीमारी होंगी, कोई भी जन्म से कोई बीमारी होगी, तो वहाँ पर इस चीज़ का उपयोग हो सकता है। कुछ टर्मिनोलॉजी ध्यान में रखिए। अगर वो पूछता है कि ये टर्मिनोलॉजी किससे संबंधित है, तो जीन थेरेपी से संबंधित है, इतना आप कर सकते हैं। अगर आपको सबसे आसान लेवल पर समझना है तो पीटी में भी ये पूछा जाएगा, क्योंकि साइंस एंड टेक 69 BPSC से आपके पीटी में इंक्लूड किया गया। ओके। सुबेरॉयल्निलाइड हाइड्रोक्सी एसिड नामक एक अणु को, इसको SAHA कहा जाता है शॉर्ट फॉर्मेट में, जोड़ने से मांसपेशियों कोशिकाओं को AAT को उत्पादन स्तर पर यकृत कोशिकाओं तरह बनाने में मदद मिलती है, जिससे जो हमारी यकृत कोशिकाएं हैं वो अपने आप क्या कर सकती हैं, तो AAT को उत्पादन को बढ़ा सकती हैं। अगला क्या लिखा हुआ, अगला है एक प्रक्रिया के बारे में। इस प्रक्रिया को ज़रूर ध्यान रखिएगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट हुआ इसमें कि प्रोटियोटिस्टिस एक प्रक्रिया है जिसमें कोशिकाएं प्रोटियोम और जीव दोनों के स्वास्थ्य को बनाए रखने हेतु कोशिका के भीतर प्रोटीन को नियंत्रित करती है। इस प्रकार से ये क्या करता है, सेल में जो प्रोटियोम मौजूद होते हैं और जो जीव होता है, उन दोनों के स्वास्थ्य को मेंटेन करती हैं, और इसके कारण से क्या होता है, तो प्रोटीन को नियंत्रित कर सकते हैं जो शरीर में होता है। सारा खेल ही प्रोटीन का है। जो राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है उसमें हमें प्रोटीन को ही तो ऐड करना है, हटाना है। अगला है कि प्रोटियोस्टिस में पंथों का एक अत्यधिक जटिल अंतर संबंध शामिल होता है, जो संश्लेषण को लेकर क्षरण तक प्रोटीन की संरचना को प्रभावित करता है। हिंदी में है तो कई सारे शब्द आपको अजीब लग सकते हैं, बायोलॉजी हिंदी में सबसे कठिन होता है पढ़ना। SAHA इसी तरह के प्रोटियोस्टिस रेगुलेटर को जीन थेरेपी में शामिल करने से कई आनुवंशिक रोगों के लिए इन उपचारों की प्रभावशीलता बढ़ाने में मदद मिल सकती है। यही आपको समझाना था। दरअसल बात यह है कि हमें जीन में अगर कोई कमी आ गई, गड़बड़ी आ गई है, तो उसको हमें सही करना है। तो वो कैसे सही कर सकते हैं, अलग अलग प्रोटीन के माध्यम से उसका उत्पादन शरीर में करवा कर। उसके उत्पादन के लिए हम बाहर से कुछ इंजेक्ट करते हैं, जिससे मांसपेशियाँ उसको खुद से उत्पादन करके अपने जीन को रिपेयर कर सकें। मरीजों का इलाज आमतौर पर इन्फ्यूजन के माध्यम से AAT प्राप्त करके किया जाता है। इसके लिए रोगियों को या तो नियमित रूप से अस्पताल का चक्कर लगाना पड़ता है, या जीवन भर महंगे उपकरण घर पर ही रखने पड़ते हैं। AAT का कमी का कारण बनने वाले दोषपूर्ण जीन को प्रतिस्थापित करना रोगियों के लिए वरदान साबित हो सकता है। वर्तमान जीन थेरेपी AAT उत्पादन जीन को पेशियों में इंजेक्ट करती है। निहितार्थ क्या है, मांसपेशियों कोशिकाओं को प्रोटीन उत्पादन वृद्धि संभावित रूप से वैक्सीन प्रतिरक्षा में सुधार कर सकती है। कोशिकाओं में प्रोटीन होम्योस्टेसिस के वृद्धि कारक को जोड़कर प्रोटीन निर्माण का अनुकूलन भी हो सकता है, तथा दवा की प्रभावकारिता में भी वृद्धि हो सकती है। उसके पश्चात क्या है कि कई दवाएं प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होती हैं, जो किसी कोशिका को प्रोटीन उत्पादन क्षमता बहुत अधिक निर्भर करती हैं, लेकिन इनमें से कई दवाएं उन कोशिकाओं को उपयोग करती है जो बड़ी मात्रा में प्रोटीन निर्माण के लिए विशिष्ट नहीं हैं। एक चीज़ मैं बता देता हूँ, अगर आपको ज़्यादा कठिन लग रहा हो इसकी शब्दावली, तो इतना बस ध्यान रखिएगा कि जीन थेरेपी के माध्यम से UK में एक बच्चे की सुनने की कैपेसिटी को बहाल किया गया है। इसमें किया क्या जाता है, तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जो है, DNA जो है, उसमें जो मौजूद जीन है उसमें ऐड किया जाता है किसी चीज़ को, और वो क्या ऐड करेंगे, प्रोटीन को ही ऐड करेंगे, क्योंकि प्रोटीन का ही बना होता है ये सारा कुछ। तो उसको बाहर से इंजेक्शन के थ्रू में हम शरीर को इस तरह से बनाते हैं कि वो अपने आप को रिपेयर कर सके। अभी तक का जो सामान्य तकनीक है वो यही है। किसी पर्टिकुलर बीमारी में अगर जीन एडिटिंग किया जाता है तो तकनीक दूसरा भी हो सकता है। इतना भी अगर आप ध्यान में रखेंगे, और जन्मजात जो जेनेटिक बीमारी होती है उसी को ठीक करने के लिए सामान्य तौर पर इसका उपयोग किया जाता है। जीन थेरेपी का जीन जो सामान्य तौर पर जन्मजात बीमारियां हैं, जीन से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, उससे संबंधित चीज़ों को रिपेयर करने के लिए इलाज करने के लिए जीन थेरेपी का उपयोग किया जाता है।
इतना भी अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपका ये टॉपिक पूरा हो जाएगा। एप्लीकेशन इसका पूछा जाएगा तो सामान्य रोगों के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाता है, जहाँ पर जेनेटिक बीमारी होती है वहीं पर इसका उपयोग किया जाता है। ओके, चलिए अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक है जो चीन के राष्ट्रपति हैं वो अभी यूरोप की यात्रा पर है। उन्होंने फ्रांस, बुल्गारिया और अलग अलग जगह हंगरी अलग अलग जगहों की उन्होंने यात्रा की है और यूरोप के साथ वो संबंधों को प्रगाढ़ कर रहे हैं। अब तक ये माना जाता था, हम लोग भारत के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे कि यूरोप जो है वो हर मुद्दे पर भारत और चीन में से अगर किसी को चुनना होगा तो भारत को चुनेगा, क्योंकि भारत लोकतांत्रिक देश है। भारत के साथ यूरोप के संबंध जो हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। यूरोपियन यूनियन के साथ भी हमारे संबंध काफ़ी अच्छे हैं। लेकिन चाइनीज़ प्रेसिडेंट जो हैं वो हंगरी का विजिट किया उन्होंने, और उन्होंने बोला कि नया जर्नी है और हम जो हैं वो यूरोपियन यूनियन का और यूरोप के देशों का सबसे करीबी जो सहयोगी देश बनना चाहते हैं और बनने की राह पर भी हैं। तो भारत के लिए एक चैलेंज हो सकता है कि जो यूरोप है वो हमारे जो लोकतांत्रिक मूल है, लोकतांत्रिक मर्यादा है, उसके आधार पर वो हमें सपोर्ट करता रहा, मानवाधिकारों से जुड़ी हुई चीज़ों पर सपोर्ट करता रहा और वेस्ट का सपोर्ट हमेशा ही भारत को रहा है। लेकिन अब जो है वो परिस्थितियाँ चेंज हो रही हैं। बड़ा ही एग्रेसिव नीति है चीन का वेस्ट को लेकर, यूरोप को लेकर, जिसमें वो अपने प्रभाव क्षेत्र का काफ़ी हद तक विस्तार कर रहा है। हम इलेक्शन में थोड़ा सा बिजी हैं, लेकिन उसका विस्तार काफ़ी तेज़ी से हो रहा है उस क्षेत्र में। ये हमारे लिए एक चैलेंज हो सकता है। जैसे यूरोपियन यूनियन के साथ हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को अभी साइन करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तो चीन भी उसके साथ में काफ़ी अच्छे अपने संबंधों को प्रगाढ़ कर रहा है। उसकी प्रभावशीलता इन क्षेत्रों में बढ़ रही है, तो इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। इनका चीन का यात्रा जो है, चीन के प्रेसिडेंट का यात्रा यूरोप का काफ़ी बड़ा और अहम यात्रा माना जा रहा है। तो अगर इससे जुड़े हुए चीज़ें आईआर में पूछी जाती है तो उसको आईआर के लेक्चर में हम लोग कंक्लूड करेंगे। लेकिन अलग अलग देशों की इन्होंने यात्रा की है, बहुत सारे साइन पर पैक्ट वगैरह पर साइन किए गए हैं, बहुत सारे ऐसे चीज़ों को साइन किया गया है जो आने वाले समय में यूरोपियन यूनियन, यूरोप के देश, फ्रांस और हंगरी, बुडापेस्ट, कई जो अलग अलग देश हैं उन सभी को जोड़ेगा। किसके साथ में? तो चीन के साथ में। इकोनॉमिक रूप से, स्ट्रेटजिक रूप से इम्पोर्टेंट और अहम माना जा रहा है चीन को। आवभगत इसलिए भी ज़्यादा हो रही है इनकी क्योंकि इनका रूस पर काफ़ी ज़्यादा क्या है तो प्रभाव है। तो इनसे ये भी आग्रह किया जा रहा है कि आप अपने प्रभाव का यूज़ कीजिए और रूस और यूक्रेन का जो वॉर है उसको रुकवाने में हमारी मदद कीजिए। स्पष्ट रूप से यही बोला ही गया है यूरोपियन यूनियन के लीडर्स के द्वारा, और यूरोप के कई सारे नेताओं ने इनसे आग्रह किया है कि रूस और यूक्रेन के युद्ध में अपनी प्रभावशीलता का विस्तार करते हुए चीन को शांति के राह पर अपनाने के लिए दोनों देशों को लाना चाहिए, खासतौर से रूस को, क्योंकि रूस पर चीन का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव है और हमारे देश से प्रचार चल रहा है किस चीज़ का कि वॉर रुकवा दी। और दुनिया भर में इनसे आग्रह किया जा रहा है जो न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग है वो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले न्यूज़ पर चलते हैं। अगला जो न्यूज़ है वो नीति आयोग का एक रिपोर्ट है जिसको पब्लिक तो नहीं किया गया है लेकिन न्यूज़पेपर ने छापा है। इसको कहीं से पता चला होगा तो इसने छापा है, जिसमें क्या बताया गया है कि नीति आयोग ने एक सर्वे किया खुद के स्तर से देश भर में जो अलग अलग सेंटर बने हुए हैं किसको लेकर, तो आयुष्मान भारत स्कीम के तहत में आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो बनाए गए हैं देश में, इसका दौरा किया किसने, तो नीति आयोग की टीम ने। नीति आयोग के 3 मेंबर्स ने अलग अलग राज्यों में, किसमें तो बिहार, गुजरात, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, लगभग में बहुत सारे राज्यों में इन्होंने दौरा किया। इसको 37 डिस्ट्रिक्ट का दौरा किया, 93 सेंटर्स का दौरा किया, 12 राज्यों का दौरा किया नीति आयोग की टीम ने। इन्होंने आयुष्मान भारत सेंटर का दौरा करके ये पता लगाने की कोशिश की कि कैंसर को लेकर क्या यहाँ पर काम हो रहा है। नीति आयोग रिपोर्ट फाइंड ह्यूज गैप इन कैंसर स्क्रीनिंग एट आयुष्मान भारत सेंटर। लेकिन आयुष्मान भारत जो सेंटर हैं ये कैंसर स्क्रीनिंग सही से नहीं कर पा रहे हैं। ये किसमें बताया गया है, नीति आयोग की रिपोर्ट बताया गया है कि कई राज्यों के जो सेंटर हैं, अलग अलग राज्यों में जो आयुष्मान भारत हेल्थ वेलनेस सेंटर बनाए गए हैं, हेल्थ वेलनेस सेंटर, ये सेंटर सही से प्रभावशीलता के साथ में काम नहीं कर पा रहे हैं और कैंसर जैसी बीमारियों का स्क्रीनिंग नहीं कर पा रहे हैं। इससे पहले कैग का एक रिपोर्ट आया था, इसीलिए मैं आपको बोलता हूं कि जोड़ा कीजिए। कैग की रिपोर्ट में बताया गया था कि आयुष्मान भारत कार्यक्रम में मृत व्यक्तियों का भी इलाज किया गया है। फ़ोन नंबर फर्जी पाए गए हैं कई सारे जगहों पर और फर्जी पेशेंट बनाकर उनका इलाज करके सरकार से पैसा ले लिया जाता है।
तो ये जो इसमें कई सारी गड़बड़ियाँ हैं उसके बारे में कैग के रिपोर्ट में पता चला था। कैग वाला जो मैंने सवाल दिया था उसमें करंट एग्जाम्पल में आप इसको ऐड कर सकते थे, लिख सकते थे। तो ये तो एक हो गया कि कैग का रिपोर्ट पता चल रहा था। ये तो हो गया भाई अनियमितता के पता चला था। अभी आयुष्मान भारत सेंटर जो उसका नीति आयोग ने दौरा किया, इसमें ये पता चला है कि अभी भी हम उस कैपेबल नहीं हो पाए हैं कि हम आसानी से कैंसर जैसे बीमारियों का स्क्रीनिंग कर सकें आयुष्मान भारत सेंटर पर। ये योजना क्या है, इस योजना के बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे। इसको आप यूज़ कीजिएगा जहाँ पर भी आपको आयुष्मान भारत योजनाएं या भारत सरकार की योजनाओं का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना हो तो वहाँ पर आप निगेटिव पॉइंट में इस चीज़ को लिख सकते हैं। निगेटिव नहीं बोलते हैं आप, क्या बोल, चैलेंजेज में इसको लिख सकते हैं। ओके, अगला देखिए क्या है, आयुष्मान भारत कार्यक्रम के बारे में थोड़ा समझ। उससे पहले एक आइलैंड है जो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। कौन सा आइलैंड है वो? तो वो है आइलैंड है आपका कुक आइलैंड है। कहाँ पर है ये? प्रशांत महासागर में ये छोटा सा एक द्वीप है जिसको बताया जा रहा है कि माइनिंग के कारण इस द्वीप को कुर्बान किया जा रहा है। माइनिंग यहाँ पर हद से ज़्यादा हो रहा है। कौन सा माइनिंग भाई? तो सी फ्लोर का माइनिंग हो रहा है, समुद्र की सतहों से माइनिंग किया जा रहा है। किस चीज़ को लेकर? तो इस कुक आइलैंड के आस पड़ोस के इलाकों में इलेक्ट्रिक कार वगैरह बनाने के लिए और जो मटेरियल होते हैं, रॉ मटेरियल चाहिए जो हमें, वो काफ़ी ज़्यादा स्तर यहाँ पर उपलब्ध है। देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि कई सारे चीज़ें जो आजकल के दौर में मार्केट में काफ़ी अहम भूमिका निभाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान हो गए, उनके लिए ये आइलैंड को काफ़ी अहम माना जा रहा है। और यहाँ के आस पड़ोस के क्षेत्रों में काफ़ी बड़े स्तर पर जो खनिज संपदा है वो उपलब्ध है। और किन किन चीज़ों के लिए यहाँ पर माइनिंग किया जा रहा है तो थोड़ा सा अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि कार के बैटरीज़ के लिए इसका उपयोग हो सकता है, यहाँ पर जो सामान है। उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल बनाने में इसका काफ़ी बड़े स्तर पर उपयोग हो सकता है। इसके कारण से यहाँ पर माइनिंग बहुत ही बड़े स्तर पर हो रहा है। कुक आइलैंड एक छोटा सा आइलैंड है लेकिन काफ़ी समृद्ध है। $11,000 यहाँ का पर कैपिटा इनकम है लोगों का। अगर पर पर्सन के हिसाब से इनकम देखें तो $11,000 एवरेज है। ये काफ़ी बड़ा मात्रा है, काफ़ी बड़ी राशि है। और अभी भारत का $2,000 के आसपास में है। बिल्कुल सही सुन रहे आप। लेकिन ये भी है कि वहाँ की सरकार जो है वो काफ़ी बड़े स्तर पर अनुमति दे रही है माइनिंग करने के लिए। देश तो धनी हो रहा है, वो काफ़ी बड़े स्तर पर पैसा आ रहा है उस देश के पास में, लेकिन कई सारे जो पर्यावरणविद हैं वो बोल रहे हैं कि ये काफ़ी बड़े स्तर पर समुद्र को नुकसान पहुँचाएगा। यहाँ पर कई सारे प्रवालों का घर है, कई सारे प्रवाल हैं यहाँ पर। उसके साथ साथ समुद्र का जो सीबेड माइनिंग होता है उसके कारण समुद्र को भी नुकसान पहुँचेगा, समुद्र के पर्यावरण को नुकसान पहुँचेगा, समुद्र के इकोसिस्टम को नुकसान पहुँचता है। तो ये कई सारे कंसर्न भी जाहिर किए जा रहे हैं। हम लोग इसका लोकेशन देखते हैं। कुक आइलैंड के बारे में ध्यान में रखिएगा क्योंकि कई बार आइलैंड के बारे में पूछ लिया जाता है कहाँ पर स्थित है ये। इसको मैं मैप पर दिखाता हूँ आपको, लेकिन उससे पहले कुक आइलैंड जो है इसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी ले लीजिए। ये जो है पहले न्यूजीलैंड के कॉलोनी के तौर पर काम करता था। न्यूजीलैंड का कॉलोनी था, उपनिवेश जिसको कहा जाता है। लेकिन 1965 के पश्चात से यहाँ पर सेल्फ गवर्न है। यहाँ पर अपना एक स्वायत्त क्षेत्र है और अपना शासन चलता है इनका। और कहाँ पर है ये? तो प्रशांत महासागर में स्थित द्वीप समूह में से एक है ये। काफ़ी खूबसूरत है और धनी है, अच्छा खासा इनके पास संसाधन भी है और उसी संसाधन को बेच भी रहे हैं काफ़ी बड़े स्तर पर। वहाँ की सरकार बेच रही है, लेकिन कई सारी जो कंपनियां हैं, दुनिया भर के देश हैं, वो बोल रहे हैं कि ये चीज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि इसके कारण से पर्यावरण को काफ़ी नुकसान पहुँच रहा है। चलिए देखते हैं इसके लोकेशन को। देखिए ये रहा इसका लोकेशन। अगर आप ध्यान से देखेंगे ये ऑस्ट्रेलिया है, ये न्यूजीलैंड है। यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, ये है विषुवत रेखा, ये है 0 डिग्री, ये है आपका कुक आइलैंड। ओके, यहीं पर ये द्वीप स्थित है और यही वो देश है छोटा सा जहाँ पर काफ़ी बड़े स्तर पर सीबेड माइनिंग की जा रही है। इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। ये आपका 0 डिग्री और मकर रेखा के बीच में स्थित है। 0 डिग्री और मकर रेखा के बीच में ये स्थित है। फिजी के पूर्व में है ये, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के पूर्व में है। न्यूजीलैंड के उत्तर पूर्व में स्थित है ये। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये उत्तर पूर्व है। ओके, अगला देखिए क्या है, आयुष्मान भारत के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए क्योंकि वहाँ से सवाल पूछा जाता है तो आप आसानी से कर सकते। आयुष्मान भारत पीएम जय पूर्ण रूप से सरकार द्वारा वित्त पोषित विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। 2018 में लॉन्च किया गया था। 5 लाख रुपए बीमा राशि प्रदान की जाती है और किसके लिए? तो माध्यमिक देखभाल के साथ साथ तृतीयक देखभाल के लिए प्रदान किया जाता है। स्वास्थ्य लाभ पैकेज में सर्जरी, दवा, दैनिक उपचार, दवाओं की लागत, निदान, ये सब कुछ शामिल होते हैं। लाभ क्या होता है? लगभग 5 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने अभी इसके एक्टिव मेंबर हैं आयुष्मान भारत के और इसलिए इसको दुनिया के सबसे बड़ी हेल्थ स्कीम माना जाता है।
हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम में दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम है ये एक पात्रता आधारित योजना है जो नवीनतम सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना डेटा द्वारा पहचाने के लाभार्थियों को लक्षित करती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को बचे हुए SCCC परिवारों के खिलाफ टैगिंग के लिए समान सामाजिक आर्थिक प्रोफाइल वाले गैर सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना लाभार्थी परिवार डेटाबेस का उपयोग करने हेतु लचीलापन प्रदान किया है। राज्य अपने स्तर पर भी क्या कर सकते हैं, लाभार्थियों को पहचान कर सकते हैं। केंद्र सरकार पैसा देगा, 60-40 का रेशियो होगा, 90-10 का रेशियो होगा। 60-40 सामान्य राज्यों के लिए और जो विशेष राज्य होते हैं उनके लिए 90 रुपये केंद्र सरकार देगी, 10 रुपया उस राज्य को देना पड़ेगा। बिहार के लिए 60 रुपया केंद्र सरकार देगी, 10 रुपया राज्य सरकार को लगाना, 40 रुपया राज्य सरकार को लगाना पड़ेगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण को राज्य सरकारों के साथ संयुक्त रूप से PMJ के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक स्वायत्त इकाई के रूप में गठित किया गया है। नोडल एजेंसी के रूप में ये काम करता है। राज्य स्वास्थ्य एजेंसी राज्य में APB आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार राज्य सरकार का शीर्ष निकाय माना जाता है राज्य स्वास्थ्य एजेंसी को। तो ये प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत के बारे में बता दिया मैंने आपको, कुक आइलैंड के बारे में बताया है, जीन थेरेपी के बारे में समझाया है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ज़रूर हो गया था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए, ज़रूर ध्यान रखिएगा जीन थेरेपी को, कृपया करके ध्यान में रखिएगा, एप्लीकेशन ध्यान में रखिएगा उसका। और उसके पश्चात से हम लोगों ने कुक आइलैंड के बारे में भी पढ़ा। अगले वीडियो में जल्द ही मिलेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए। आज इतना ही न्यूज़ था। थैंक यू सो मच।